Okay, in this video we will discuss the topical past papers from the chapter drugs used in heart failure. First question is enumerate beta blockers which can be given in chronic heart failure along with their mechanism. ठीक है, ओके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है मेटोप्रोलोल और दूसरा हमारे पास आ जाता है कारवेडिलोल. ठीक है, कारवेडिलोल जो है ना वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और मिटाप्रोल जो है वो हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है. ठीक है, मेटोप्रोल की बात करें तो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है. ठीक है, बीटा 1 ब्लॉकर तो ये क्या करेगा, हमारे पास हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा. ठीक है, हार्ट रेट को इसने कम कर देना है. और दूसरा जो इसने करना है ना, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास किडनी में एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे रेनिन को सिक्रीट करवा रहे होते हैं. जब रेनिन नहीं होगा, डिक्रीज रेनिन, तो क्या होगा, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2. ठीक है, डिक्रीज रेनिन, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा. एंजियोटेंसिन 2 मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी. इसका मतलब आर्ट्रियोलोडाइलेशन और हमारे पास क्या हो जाएगा, वीनोडाइलेशन. आर्ट्रियोलोडाइलेशन क्या करेगा, हमारे पास आफ्टर लोड को कम करेगा और वीनस डाइलेशन हमारे पास प्री लोड को कम करेगा. ठीक है, और हमने हार्ट फेलियर में जो है वो ड्रग्स यूज़ करनी होती है. ड्रग स्ट्रेटजी भी हमारी यही होती है कि हमने प्री लोड रिड्यूसर्स यूज़ करने हैं और आफ्टर लोड रिड्यूसर्स यूज़ करने हैं. ओके, ये हमारे पास हो गया बीटा 1 का. ठीक है, मेटाप्रोलोल का. कारवेडिलोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा 1 पे भी होगा, बीटा 1 पे भी होगा और बीटा 2 पे भी होगा. ठीक है, बीटा 1 हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कैसे एक्ट करता है. ठीक है, अल्फ़ा 1 की हमने यहाँ बात करनी है. अल्फ़ा 1 जो है वो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, हमें पता है. ठीक है, जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, सेम दैट आर्ट्रियोलोडाइलेशन एंड वीनोडाइलेशन. आर्ट्रियोलोडाइलेशन डिक्रीज आफ्टर लोड एंड वीनोडाइलेशन डिक्रीज प्री लोड. और हमने प्री लोड रिड्यूसर्स और आफ्टर लोड रिड्यूसर्स ही यूज़ करने टू मीट द कार्डियक नीड्स ऑफ बॉडी. ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो मेटोप्रोलोल और कारवेडिलोल का हमने पढ़ लिया कि वो कैसे उनका मैकेनिज्म है. ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि पूछा है कि टैब्युलेट ब्रीफली द इफेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक डोजेज ऑफ डिजॉक्सिन ऑन एसए नोड, एट्रियल मसल, एवी नोड एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, डिजॉक्सिन का उन्होंने हमें सिंपली जो है ना वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, डिजॉक्सिन का इफेक्ट पूछा हुआ है. डिजॉक्सिन जो है वो हमारे पास कौन सी ड्रग है, डिजॉक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है. ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब ये है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा. कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा तो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करके हमारे पास क्या करता है, ये हार्ट फेलियर को ट्रीट करता है. क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, तो जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट जो है वो फिर मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, मतलब वो बॉडी की नीड्स को पूरा कर लेगा. ठीक है, ओके, डिजॉक्सिन का अगर हम लोग एक्शन की बात करें ना, डिजॉक्सिन एक्ट कैसे करता है, तो ये सबसे पहले हमारे पास इनहिबिट करता है सोडियम पोटाशियम एटीपेस को. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सोडियम पोटाशियम एटीपेस को इनहिबिट करने की वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कि कैल्शियम जो हमारे पास जो कैल्शियम और सोडियम एक्सचेंजर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, वो इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो हमारे पास बाहर नहीं जाएगा और कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा, तो कैल्शियम हमारे पास जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है. कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन ज़्यादा होगी और हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, इस तरह जो है वो हमारे पास डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इस तरह ये अपना एक्ट प्रोड्यूस करता है कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन इंक्रीज़ करके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है और हमारे पास ये सबसे पहले पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है. Question number 3. Treatment is being planned for 60-year-old female with chronic congestive heart failure. Write specific indications for administration of digoxin to patient of chronic heart failure to improve clinical condition and how ACE inhibitors work and what edge do they have over digoxin. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एस इनहिबिटर्स जो है वो हमारे पास कैसे यूज़ होते हैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में. एस इनहिबिटर्स हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करेंगे. एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी. ठीक है, वेजोडाइलेशन मतलब प्री लोड और आफ्टर लोड कम होगा. प्री लोड वीनोडाइलेशन से वो कम होगा और आफ्टर लोड जो है वो हमारे पास आर्ट्रियोलोडाइलेशन से कम होगा. प्री लोड रिड्यूसर्स और आफ्टर लोड रिड्यूसर्स ही हमने हमारे पास इसका मेन
स्ट्रेटजी होती है क्रोनिक हार्ट फेलियर में, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करेंगे, अल्डोस्टेरोन को कम करेंगे, ठीक है। अल्डोस्टेरोन कम हो गया तो मतलब हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम है तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा और हमारे पास प्रीलोड कम हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया कि एस इनहिबिटर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उन्होंने कहा कि 40-year-old पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इन्यूमरेट द डिफरेंट ड्रग ग्रुप्स कॉमनली यूज फॉर हार्ट फेलियर टू सिलेक्ट प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर हिम। ओके, जो हमने हार्ट फेलियर में यूज़ करनी है ना, वो एक हमने प्रीलोड रिड्यूसर्स का ग्रुप यूज़ करना है, दूसरा आफ्टर लोड रिड्यूसर्स का ग्रुप यूज़ करना है और तीसरा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हमने यूज़ करनी है, ठीक है। जो हमारे पास प्री लोड रिड्यूसर्स हैं उसमें एस इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स आ जाएंगे, आफ्टर लोड रिड्यूसर्स में एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज आ जाएंगे और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में डिजॉक्सिन और फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स ड्रग्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको हमने एक एक बार करके सबको पढ़ लिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इन लिस्ट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर क्लिनिकल यूज़ ऑफ डिजॉक्सिन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, हम लोग बात करें डिजॉक्सिन की एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन जो है ना, उसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को, और दूसरा उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जिसमें होता है वेगोटोनिक इफेक्ट, ठीक है, वेगोटोनिक इफेक्ट। दरअसल जो डिजॉक्सिन है ना, वो हमारे पास वेगोमाइमेटिक इफेक्ट रखती है, ठीक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट रखती है, जिसमें क्या करता है कि ये हमारे पास कंडक्शन को डिक्रीज़ करती है, ठीक है, डिक्रीज़ करती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और हार्ट रेट को। इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में, जिसमें क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में ये हुआ होता है कि एट्रिया की कंडक्शन जो है ना, एट्रिया की कंडक्शन वो बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो इसलिए हम लोग इसको एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेगोमाइमेटिक इफेक्ट है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है, ये कंडक्शन को कम करती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को कम करती है, इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ हो सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में एक्चुअली एट्रिया की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होती है। ओके, नेक्स्ट इज एंटी एरिथमिक ड्रग्स। नेम ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इट्स कार्डिक इफेक्ट्स अलोंग विद द टॉक्सिसिटी, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब वेंट्रिकुलर एरिथमिया में जो हम लोग ड्रग का ग्रुप यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती हैं 1B ड्रग्स, ठीक है। 1B ड्रग्स जो है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करती हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कार्डिक इफेक्ट्स क्या हैं और टॉक्सिसिटी क्या है। दूसरे इसके यूजेस में जो है ना, वो हम लोग इसको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका वेंट्रिकुलर एरिथमिया में ही यूज़ होती है, ठीक है। एट्रियल एरिथमिया में एज सच यूज़ नहीं होती अनटिल और अनलेस वहाँ पे जो है वो हमारे पास डिजिटलिस इंड्यूस्ड एट्रियल एरिथमियाज हों, ठीक है। अगर हमारे पास डिजिटलिस इंड्यूस्ड एट्रियल एरिथमियाज हैं तब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1B ड्रग्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिजिटलिस इंड्यूस्ड एट्रियल एरिथमियाज को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। 1B ड्रग्स जो है वो इसको रिवर्स करती हैं, डिजिटलिस इंड्यूस्ड एट्रियल एरिथमियाज को वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा जो है वो एट्रियल एरिथमियाज में यूज़ नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा जो इसका यूज़ है, एक तो हमारे पास वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में यूज़ होता है, दूसरा ये रिवर्स करता है डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमियाज को, और तीसरा जो है ना, ये हमारे पास पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो 1B जो है इनका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है CNS स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास सीयर्स जो है ना, सीजर्स, वो हमारे पास आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट में, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट में सीयर्स आ जाता है। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन है, इन्यूमरेट क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड विद राइट देयर क्लिनिकल यूजेस। ओके, क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स का हमने बताना है। जो हमारे पास क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, ये हमारे पास होती हैं बीटा ब्लॉकर्स, और इसमें हमारे पास आ जाती हैं प्रोप्रेनोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल एक्स्ट्रा, ठीक है। जो एस्मोलोल है, क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो एस्मोलोल जो है वो हमारे पास एक्यूट एरिथमियाज में यूज़ होती है। उसके अलावा जो है क्लास 2 की ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज़ होती हैं पोस्ट MI में, ठीक है। और ये हमारे पास बस इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। टॉक्सिसिटी इसकी जो है ना, वो भी हमारे पास वही है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये ब्रेडिकार्डिया करवा सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन करवा सकते हैं, फटीग हो सकती है इसमें, ठीक है। फटीग कैसे होगी कि जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और बार बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फटीग का सामना करना पड़ेगा।